हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लर्निंग में आसिफ थेरीज जो इनकी मुख्य जो सिद्धांत हैं उन पर बात होगी। आज के बाद कुछ समय तक की जितने भी वीडियो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थेरीज हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, सब के सब आपको यहाँ पर डिटेल में बताए जाएंगे, डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा चीजों का लाभ उठाएं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले थॉर्नडाइक की। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो कह लीजिए कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बहुत ही रिच क्लास होने वाली है, क्योंकि इनके सिद्धांत से संबंधित बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है। और मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा प्रश्नों का एक खजाना है आपके लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की, सीखने से संबंधित। और ये किसके अंतर्गत आता है? पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी कि ये सब पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, मिलर ये सब आएंगे। यानी कि इन्होंने किसको बल दिया था? इन्होंने पुनर्बलन पर काम किया था। तो सबसे पहले कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पुनर्बलन के समर्थक कौन कौन से लोग थे, ठीक है, तो उसमें आपका नाम सबसे पहले आएगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक। ठीक है, इनका नाम आएगा थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे। और सबसे यूपीपीजीटी की बात करें या फिर जीआईसी की बात करें तो इतना सरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये नहीं है कि आपको केवल थ्योरीज समझनी है, सरल और कठिन दोनों पढ़ना है और दोनों पर आपको ध्यान देना है, तभी आप क्या करेंगे, अच्छे से अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अब दूसरी क्वेश्चनिंग जो इनसे संबंधित होती है, ठीक है, पहला तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। या फिर थॉर्नडाइक के जो सीखने से संबंधित सिद्धांत को क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, एसआर थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अभी इसके बहुत सारे वेरियस जो नाम हैं इनके सिद्धांत के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है वो है संबंधवाद का जनक। संबंधवाद का जनक। ठीक है, संबंधवाद का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड ली ईएल थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जनक की हम यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि संबंधवाद के पक्षधर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो पक्षधर में आपके जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को मानने वाले थे, इसीलिए वो वीडियो मैंने अलग से बनाया, आपने नहीं देखा तो आप देखिए जाकर पहले उसको। ठीक है, इसीलिए वो वीडियो वो समझ लीजिए कि आपको उसका जो कहते हैं ना कि बैकग्राउंड जो सिद्धांतों का है वो बताने का केवल यही मतलब था, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कहां से क्या आया और कौन किसके समर्थक थे। ठीक है, तो क्या आपको बताया गया था सिद्धांत में? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो फिर ये दो भागों में बटे थे, पुनर्बलन और अपुनर्बलन। और इसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, और ये सब कौन थे? व्यवहारवाद से संबंधित, यानी व्यवहार पर कोई मानने वाले थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसका किसका नाम था? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। ठीक है, इतने लोगों का इधर नाम था, वॉटसन, गुथरी और स्टस। ठीक है, तो ये 3, 2, 5, 3, 8 जो ये मनोवैज्ञानिक थे, ये सब किसके समर्थक थे? संबंधवाद के समर्थक थे, यानी कनेक्शनिज्म के समर्थक थे। लेकिन इनका जन्मदाता कौन था? जन्मदाता थे थॉर्नडाइक। ठीक है, दो तरीके की क्वेश्चनिंग इसमें हो सकती है। एक तो जन्मदाता यानी कि जनक कौन थे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और दूसरा मान लीजिए कुछ इनमें से नाम दिए हैं और कुछ और लोगों के नाम दिए हैं, जैसे कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे उनके नाम दिए हैं, और उसमें से क्या कह रहा है कि संबंधवाद को मानने वाले या कनेक्शनिज्म को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों को छांटिए। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले प्लीज उसको आप देख लीजिए कि सारी की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब
एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस, नाम रट लीजिए, याद कर लीजिए, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, इनका एक शोध प्रबंध था। क्या था? शोध प्रबंध, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस नाम का एक शोध प्रबंध था, जिसमें इन्होंने अपने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम बताया था। ठीक है, क्या बताया था? कि इन्होंने उसमें अपने इस शोध प्रबंध में बताया था कि जो अधिगम है, अधिगम क्या है? प्रत्यक्ष है। इसमें विचारों की मध्यस्थता नहीं है, विचारों की मध्यस्थता नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें आपका जो माइंड है, आपके जो विचार है, वो कोई रोल प्ले नहीं करते हैं लर्निंग के प्रोसेस में। ये क्या है? प्रत्यक्ष है। आप सामने सामने देखकर चीजों को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हो। ये जो इनकी डेफिनेशन या कोड कह लीजिए इनका है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किसका है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए कि अधिगम क्या है? जो कुछ सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, यानी कि हमारा माइंड, क्योंकि संज्ञानात्मक वालों जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पक्षधर या अधिगम के पक्षधर थे, उन्होंने क्या बताया था कि सीखना कहाँ से होता है? व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है। जबकि इन्होंने कहा मस्तिष्क, विचार कोई भी रोल प्ले नहीं करते, लर्निंग सीधे सीधे क्या है? जो हमको दिख रहा है, ठीक है। अब इनका जो मेन कॉन्सेप्ट, अब इनके और नाम की बात कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि मान लीजिए जरा सा नाम चेंज हुआ, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, किस सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। तो इनके सिद्धांतों को कई नामों से जाना गया, ठीक है। जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो थ्योरी थी, उसको कई नामों से जाना गया, जिसमें सबसे पहला तो इनका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ही हो गया। फिर संबंधवाद, इन्होंने क्या कनेक्शनिज्म नाम दिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया? साहचर्य सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत का अंग, ठीक है। अपने सिद्धांत को क्या बताया? साहचर्य सिद्धांत का अंग बताया। चयन एवं संबंध का सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत। इतने सारे नाम इनके सिद्धांत के थे, ठीक है। इन्होंने जिनके बारे में बात की, अब इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले, अब इनका जो मेन, जो इनकी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, उस पर हम बात करेंगे। एक क्वेश्चनिंग और होती है, एक तो ये नाम बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। इनके बारे में भी यानी कि साहचर्य सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चनिंग आती है, इसके पक्षधर थे कि नहीं थे, ठीक है। तो थॉर्नडाइक साहचर्य सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत था, उसका एक भाग था, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग और होती है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में, ठीक है। इनके सिद्धांत में उद्दीपक भी विशिष्ट है, विशिष्ट उद्दीपक, रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, विशिष्ट उद्दीपक के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्ट उद्दीपक के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया किसके सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। अब मेन जो इनका कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं। इन्होंने पहले नाम दिया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि किसी भी बच्चे के सामने किसी भी अधिगमकर्ता की बात यहाँ पर करते हैं कि सीखने वाले के, यानी कोई भी चीज अगर कोई सीख रहा है, उसके सामने एक स्टिमुलस दिया गया, ठीक है। उसके प्रति उसने क्या किया? रिस्पॉन्स किया, बहुत सारी अनुक्रियाएं की, ठीक है। तो ये हो गया इनका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की। किसी व्यक्ति के सामने अगर हम उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं तो उसके प्रति वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, और किसी एक सही अनुक्रिया के साथ, ठीक है, सही अनुक्रिया के साथ क्या होता है? उसका बॉन्ड बन जाता है,
या फिर संबंध बन जाता है और वो क्या करता है, उस चीज को सीख लेता है, उस कार्य को व्यक्ति सीख लेता है या अधिगमकर्ता सीख लेता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मान लीजिए किसी भी अधिगमकर्ता के सामने कोई भी स्टिमुलस या उद्दीपक प्रस्तुत किया गया, ठीक है, उसके प्रति वो बहुत सारी, क्योंकि जब चीजें हमको पता नहीं होती, हमें नहीं पता है कि इसके लिए कौन सी चीज सही होगी, ठीक है, तो बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, फिर एक क्रिया ऐसी आती है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड ही क्या है, संबंधवाद। ठीक है, तो पहली चीज ये क्लियर हुई कि उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत इनका क्या कहता है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रियाएं करना। संबंधवाद क्या कहता है कि उद्दीपक का सही अनुक्रिया से बॉन्ड बन जाना और आपस में संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे क्या करता है, अधिगमकर्ता सीखने की प्रक्रिया घटित हो जाती है, यानी अधिगमकर्ता उसको सीख लेता है। ठीक है, अब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, बार बार प्रयत्न करता है, भूल जाता है और फिर एक अनुक्रिया सही हो जाती है और उससे क्या करता है, सीख लेता है अधिगमकर्ता। ठीक है, फिर चयन एवं संबंध का सिद्धांत। उद्दीपक के प्रति कई सारी अनुक्रियाएं होती हैं, फिर अधिगमकर्ता को समझ में आता है, वो चयन करना सीख जाता है, किसका, सही अनुक्रिया का। ठीक है, सही अनुक्रिया का चयन करना सीख जाता है और उससे उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध बनाना सीख जाता है और उससे सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, घटित हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एसआर बॉन्ड किसका है। ठीक है, एसआर बॉन्ड किसने दिया, तो एसआर बॉन्ड किसका है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का है। या सिद्धांत का नाम आता है तो आप नाम पर सीधा सीधा टिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप बीएड करके आए, एमएड करके आए, आपने पूरी इनकी बिल्ली की कहानी सुनी होगी। ठीक है, कोई भी किताब उठा लेंगे पूरी की पूरी, तो इन्होंने बिल्ली पर, चूहे पर, मुर्गियों पर, यानी बहुत सारे टेस्ट किए। तो अब इसी डायग्राम पर हम काम करते हैं। बिल्ली के सामने क्या रखा गया, भोजन। ठीक है, बिल्ली किसमें बंद थी, पिंजरे में बंद थी, भोजन रखा गया और भोजन को पाने के लिए उसने क्या किया, उछल कूद मचाई, पिंजरे को हिलाया, कहते हैं इधर उधर बहुत सारा, कह लीजिए कि भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं की और लास्ट में क्या हुआ, अचानक से खटका दब गया और दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने क्या किया, भोजन को पा लिया। और भोजन यानी कि भोजन क्या है यहाँ पर, पुनर्बलन, क्योंकि ये पुनर्बलन के पक्षधर थे। भोजन क्या है, पुनर्बलन का काम कर रहा है यहाँ पर बिल्ली के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बार ऐसा हुआ, दोबारा में बिल्ली को समझ में पहली बार नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, दरवाजा कैसे खुला, पहली बार में उसे कुछ नहीं समझ में आया। दूसरी बार फिर वही प्रक्रिया की गई, फिर उसने उछल कूद किया, फिर उसने किया, फिर उसने सारी क्रियाएं की और फिर क्या हुआ, दरवाजा खुल गया। तो जब 3 से 4 बार यानी कि विभिन्न बार बार जब यही क्रियाएं दोहराई गई तो क्या निष्कर्ष निकला, बिल्ली क्या जान गई कि ये जान गई कि आखिर कौन सी क्रिया करने में, यानी कि कई प्रयासों के बाद बिल्ली क्या जान गई कि आखिर दरवाजा किस क्रिया से खुल रहा है। ठीक है, तो जो सही क्रिया थी उसमें दीपक और सही अनुक्रिया के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और बिल्ली क्या करती है, दरवाजे को खोलना सीख लेती है। ठीक है, बिल्ली क्या करती है, दरवाजे को खोलना सीख लेती है। और जो ये कहते हैं ना कि बिल्ली का जो पिंजरा था उसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक संबंध बनता है और सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, घटित हो जाती है। अब हम आगे बात करेंगे कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, उसमें 2 बातों पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया तो इसमें और बिल्ली अनुक्रिया करेगी और चीजों को सीख जाएगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने थॉर्नडाइक ने जिन 2 बातों पर बल दिया था उसमें से पहली बात ये थी कि नीड, यानी कि कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्ली की आवश्यकता क्या थी, भोजन, यानी कि बिल्ली क्या होनी चाहिए, भूखी होनी चाहिए। अगर भूखी है
तभी वो प्रयास करेगी दूध को पाने के लिए या खाने को पाने के लिए। अगर बिल्ली भूखी नहीं है तो वो प्रयास क्यों करेगी? ठीक है, तो सबसे पहले कोई ना कोई नीड होनी चाहिए। बच्चा भी है सामने, तो अगर आप उसको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आप छोटे बच्चे हैं, देखिए पेरेंट्स क्या कह देते हैं कि अगर ये काम तुम सीख जाओगे तो आपको टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, इस तरीके की क्रियाएं करते हैं और बच्चा क्या करता है, चीज को सीख लेता है। तो उसी तरीके से सबसे पहले कोई ना कोई आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है, कि बिल्ली क्या होनी चाहिए, भूखी होनी चाहिए, और साथ में सीखने के लिए प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, आप बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हो, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं, उसकी कोई नीड ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, उसे लग ही नहीं रहा है कि चीज सीखकर हमको कोई फायदा होगा, तो वो क्यों सीखेगा। इसी तरीके से बिल्ली भूखी भी होनी चाहिए और सीखने के लिए क्या होनी चाहिए, उसमें मोटिवेशन भी होना चाहिए। फिर दूसरा है पुनर्बलन, पुनर्बलन होना चाहिए। बिल्ली के लिए तो इन्होंने भोजन व्यवस्था की। छोटे बच्चों से क्या कहा जाता है, जो बच्चा पहले काम करके दिखाएगा, अच्छा करके दिखाएगा, साफ सुथरा करके दिखाएगा, उसे क्या मिलेगी, टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, या पेरेंट्स टॉयज का थोड़ा सा लालच दे देते हैं घर में कि आपको ये खिलौना मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज को सीख जाता है। तो पुनर्बलन का, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पुनर्बलन का एक अपना अहम रोल है। तो ये क्वेश्चनिंग भी एग्जाम में होती है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में किसका होना आवश्यक है, नीड का होना आवश्यक है, मोटिवेशन का होना आवश्यक है, और रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन का होना आवश्यक है। सबसे जो केंद्रीय तत्व, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का केंद्रीय तत्व कौन सा है, नोट कर लीजिए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का केंद्रीय तत्व है पुनर्बलन, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया गया था, ये इस बॉक्स का नाम क्या है, पजल बॉक्स, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं या सरल संबंध समझकर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो सीखने की प्रक्रिया है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में एक बात और क्लियर की है कि जो इनकी जो सीखने का प्रोसेस है वो कैसा है, क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि आपके सामने कोई भी स्टिमुलस रखा गया और आपने तुरंत सीख लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। थॉर्नडाइक बताते हैं कि जो उनके सिद्धांत के अनुसार सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है, स्टिमुलस आएगा, वेरियस रेस्पॉन्स होंगे, ठीक है, सही रिस्पॉन्स से कनेक्शन होगा या बॉन्ड बनेगा और छात्र उसको क्या करेगा, सीखने की जो प्रक्रिया है वो घटित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले ही रिस्पॉन्स में सीख गया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि पहले अगर बच्चे के सामने कोई भी स्टिमुलस हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो पहले क्या करेगा, वो स्टिमुलस के प्रति बहुत सारी प्रयास एवं त्रुटि यानी कि बहुत सारी गलतियां करेगा, गलत अनुक्रियाएं करेगा, फिर सही अनुक्रिया करना सीख जाएगा। तो क्रमिक प्रक्रिया, ये ध्यान में रखिएगा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गलत जो प्रक्रियाएं हैं ये कम होती जाती हैं और सही प्रक्रिया यानी कि पहले 3-4 गलत कर रहा है, फिर 2 बार गलत करेगा, फिर 1 बार करेगा और फिर क्या करेगा कि गलत क्रियाएं कम होती जाएंगी और सही क्रिया ज्यादा होती जाएगी। और एक स्तर पर जैसे ही स्टिमुलस आएगा वैसे ही सही रिस्पॉन्स होगा और सीखने की क्रिया घट जाएगी, ठीक है। और ये कब होगा, कई सारी क्रियाओं के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया के सोपान के बारे में, जो इन्होंने बताया है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा ही बचा है, तो एक ही वीडियो में इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के सोपान, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के सोपान यानी कि स्टेप बाय स्टेप सीखने की प्रक्रिया कैसे घटित होती है। तो सबसे पहले चालक, फिर हम इनके बारे में बात करेंगे, फिर है लक्ष्य,
अवरोध, अनियमित क्रियाएं, संयोगवश सफलता, सही अनुक्रिया का चयन, दृढ़ीकरण। अभी जो आपको तुरंत इससे पहले क्या बताया कि सीखने की प्रक्रिया क्रमिक है। अब सीखने की प्रक्रिया के सोपान या क्रम, ठीक है, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इन क्रमों से ही क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया घटित होगी। हर किसी के साथ इन्हीं क्रम पर धीरे धीरे चलते चलते चीजों को सीखा जाएगा। सबसे पहले चालक यानी ड्राइव, जो बताया था कि यानी कोई ना कोई आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्ली की आवश्यकता क्या थी, भूख, यानी कि जब तक कि कोई आपका तनाव नहीं होगा, किसी भी चीज की आवश्यकता आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक कि आप सीख नहीं सकते। तो इसी तरीके से छोटे बच्चों की भी क्या होती है, कोई ना कोई ड्राइव होती है। फिर हुआ लक्ष्य, यानी कि बिल्ली का गोल क्या था, भोजन प्राप्त करना, ठीक है। छोटे बच्चों का लक्ष्य क्या होता है, चॉकलेट टॉफी प्राप्त करना। जो भी उनको आप इस दिखाएंगे, पुनर्बलन दिखाएंगे, उसको प्राप्त करना ही वो अपना गोल बना लेते हैं, ठीक है। फिर अवरोध, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। जब कई सारे रेस्पॉन्स होते हैं तो ऐसा नहीं सीखने की प्रक्रिया सीधे घटित हो जाती है। गलत जो क्रियाएं होती हैं वो मार्ग में क्या उत्पन्न करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जैसे कि पिंजरे में बिल्ली बंद है तो बिल्ली के लिए बाधा क्या है, पिंजरे में बंद होना, और साथ में वो गलत अनुक्रियाएं भी बार बार कर रही है। तो ये सब क्या है, अवरोध का काम करते हैं। फिर अनियमित क्रियाएं, कई सारी क्रियाएं उसने क्या कर दी, उसको पता नहीं है कि उछल कूद, एक बार उसने पहले उछल कूद मचाई क्योंकि उसको पता है कि दरवाजा खुल गया, लेकिन कैसे खुला ये नहीं पता। पहले उछल कूद मचाई, कहीं पिंजरा बाद में हिला रही है, कहीं पहले हिला रही है, कहीं चिल्ला रही है। इस तरीके से कई सारी अनियमित क्रियाएं करते हैं। संयोग व सफलता, एक फुट का दबा और सफलता मिल गई, कैसे हुआ ये नहीं पता, ठीक है। कभी कभी बाई चांस क्या होता है कि हमारे साथ कुछ हो जाता है और हम समझ नहीं पाते कि हुआ क्या, आखिर कहां से क्या हुआ और क्या हमने सीख लिया, ठीक है। फिर सही अनुक्रिया का चयन, धीरे धीरे गलत अनुक्रियाएं कम हो गई और बिल्ली को समझ में आ गया कि सही अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और सही अनुक्रिया क्या है, और उसके बाद क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में दृढ़ीकरण आता है, यानी कि सुनिश्चित हो जाती है और पहले ही प्रयास में सीखने की प्रक्रिया घटित, यानी रेस्पॉन्स, सही रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चों को, अच्छा एजुकेशन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। एजुकेशन में ये महत्व है कि छोटे बच्चे हैं, पहले कई गलतियां करते हैं, ठीक है। विभिन्न अनुक्रियाएं, आपने कुछ उनसे पूछा, कुछ उन्होंने गलत बता दिया, फिर लास्ट में आकर उनको लगा कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब इन जो कह लीजिए कि सोपान या क्रम के आधार पर क्या डिसीजन निकला कि अधिगम जो है, लर्निंग की प्रक्रिया में प्रयास और त्रुटि निहित रहती है। बिना प्रयास और बिना त्रुटि के आप डायरेक्ट कोई भी चीज पहली बार में नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। अब अधिगम क्या है, स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच में संबंध का परिणाम है। अधिगम क्या है, स्टिमुलस यानी कि एसआर जो बॉन्ड है, स्टिमुलस अधिगम कब घटित होता है, अधिगम की प्रक्रिया कब घटित होती है, जब स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और रेस्पॉन्स यानी सही अनुक्रिया के बीच में बॉन्ड बनता है, एक संबंध बनता है, तब सीखने की प्रक्रिया घटित होती है। अधिगम सूझयुक्त न होकर कैसा है, उत्तरोत्तर है, एक प्रक्रिया के रूप में है, और ये संज्ञान पर आधारित नहीं होती है, ये प्रत्यक्ष घटित होती है। प्रत्यक्ष शब्द याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सूझ के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष, कभी कभी ऐसा सोचते हैं हम कि सूझ के सिद्धांत में क्या होता था कि पहले वो देखता था चीजों को, बंदर देखता था, फिर उसने क्या किया, महसूस किया डिब्बे पे डिब्बा रखना चाहिए, फिर फल प्राप्त करने चाहिए। तो लेकिन ये प्रत्यक्षीकरण का संबंध उद्दीपक और अनुक्रिया के सिद्धांत से है, ठीक है। अब बच्चों की बात करते हैं या शिक्षा में अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए
छोटे बच्चे हैं, कोई भी चीज उनके पास इतना कह लीजिए कि उनका माइंड डेवलप नहीं होता कि कोई भी समस्या उनके सामने रखी गई और तुरंत उन्होंने उसको सीख लिया। छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले तो इसका बहुत महत्व है। और जो इनके थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं, सीखने के नियम कह लीजिए जो मनोविज्ञान की पूरी क्या जान बने हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो वीडियो अलग से मैं बना चुकी हूं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। सीखने के नियम, ठीक है, मुख्य नियम और गौण नियम विद कैसे क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है, वो वीडियो का भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब तो छोटे बच्चों के लिए पहले हमने बात कर ली कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो छोटे बच्चों के लिए इसका बहुत ही महत्व है, ठीक है। फिर इसके सिद्धांत से क्या होता है कि बार बार जब हम गलतियां करके सीखते हैं, ठीक है, अगर हम कोई गलती करके कोई भी चीज सीखते हैं लाइफ में, तो उस सीखी गई कहते हैं ना कि ज्ञान जो होता है, सीखी गई बात होती है, वो ज्यादा लंबे समय तक, यानी कि वो हमारी कहाँ चली जाती है, स्थायी मेमोरी में चली जाती है, और वो चीज हम फिर लंबे समय तक नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए इसका महत्व है, ताकि जो बात हम बार बार गलतियां करके सीखें वो हम ज्यादा समय तक उसको याद रख पाए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि जैसे कि प्रयास और त्रुटि, मैथमेटिक्स है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से साइंस हो गई, या फिर कोई विशेष समस्या का समाधान करना है, या किसी बच्चे को मोटिवेट करना है किसी भी सीखने के लिए, तो ये सिद्धांत बहुत कारगर सिद्ध होता है आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से 8-10 क्वेश्चन, नियम छोड़ दीजिए, नियम का तो अलग से मैंने वीडियो बनाया, वहां क्वेश्चनिंग कैसे होती है वो मैंने अलग से बता रखा है, ठीक है। तो 8-10 क्वेश्चन निकल कर इससे आ रहे हैं मोटे मोटे, ठीक है। उन सब पर फोकस करिए, ध्यान रखिए, और उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका निःशुल्क लाभ उठा पाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।